हेलो फ्रेंड्स। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसमें साइंस के लिए अपन टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। हालांकि हर भर्ती परीक्षा के लिए क्लास उपयोगी है क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो हैं लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जिसकी कमी से जो है घेंगा रोग होता है। आपको ये बताना है कि किस तत्व की कमी से जो है आपका घेंगा रोग होता है, ये बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या आयोडीन। तो आपको पता है कि आयोडीन की कमी से जो है आपका घेंगा रोग होता है। पहले क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। आपको बताना है कि पावर जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कार्यप्रणाली का सिद्धांत कौन से नियम पर आधारित होता है। फैराडे का नियम है, हुक का नियम है, न्यूटन का नियम है या फिर आइंस्टीन का जो सिद्धांत है। तो ये जो है ट्रांसफार्मर आपके फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। भाई जो आपकी रडार जो सिस्टम है उसमें जो तरंगे आपकी काम आती हैं किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो रडार में जो तरंगे काम आती हैं वो आपकी होती हैं सूक्ष्म तरंगे। ध्यान रखना रडार में कौन सी तरंगे होती हैं आपकी, तो आपकी होती हैं सूक्ष्म तरंगे। आपको याद रखना है इसको। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। एक उड़ते हुए जो चक्के है इसकी, अब देखो बैरोमीटर से अपन क्या मापते हैं, आप दाब, ठीक है। हाइग्रोमीटर से अपन आर्द्रता, एनीमोमीटर या फिर जो है आपका स्ट्रोबोस्कोप। तो ये आपका होता है, इसमें काम आता है स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर होता है, मक्खी होता है, चूहा होता है या फिर ये सभी होते हैं। तो आपका जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसका वाहक होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भाई लोहा है आपका Fe, जब ये वायु या जल के संपर्क में आता है तो जंग का फॉर्मूला बन जाता है Fe2O3। Fe2 आपका जो जंग का फॉर्मूला है वो हो जाता है Fe2O3। तो जंग लगने का जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है, जो अभिक्रिया है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, ध्यान रखना। तो एक प्रकार की जो है ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, अब पृथ्वी की घूर्णन गति आपसे पूछी गई है कि पृथ्वी की जो है घूर्णन गति क्या होती है। पृथ्वी की जो है घूर्णन गति क्या होती है, 28 किमी पर मिनट, 30 किमी पर मिनट, 36 किमी पर मिनट या 50 किमी पर मिनट। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 28 किलोमीटर पर मिनट होती है। ध्यान रखना 28 किमी पर मिनट जो है वो पृथ्वी की जो है घूर्णन गति होती है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बताइएगा वे कौन सा वैज्ञानिक था जिसने जो है आपका जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया था। आपको बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक था जिसने जो है विकासवाद का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। तो डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन या जॉनसन। तो किसके द्वारा जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया गया, तो ये आपका दिया गया था डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन। इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। इनके द्वारा जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनसे रिलेटेड हैं, तो बिल्कुल हर एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन शामिल होता है। तो चींटी का जो डंक होता है, चींटी का डंक बोल दें या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेता है, नेटल का जो डंक होता है, नेटल का डंक, इसमें कौन शामिल होता है। तो आपका मेथेनोइक अम्ल आएगा। कौन सा आएगा, मेथेनोइक। लेकिन आपका जो है सिट्रिक अम्ल किस में होता है, तो नींबू में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक जो एसिड है वो आपका नींबू में पाया जाता है। आपका जो है एसिटिक अम्ल, टमाटर में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है, ठीक है। दूध की जो शर्करा होती है वो होती है लैक्टिक शर्करा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर लोहे की एक छड़ में जंग लग जाएगी तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। भाई जैसे मान लो कि लोहे पे जंग लग गई, मैंने आपको बताया भी है कि जंग का जो फॉर्मूला है, कई बार पूछ लेता है, जंग का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है क्या, Fe2O3। क्या होता है, Fe2O3। तो जब जंग लग जाती है लोहे पे तो उसका भार क्या होता है, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखना, जब भी लोहे पे जंग लगेगी तो उसका जो भार है वो बढ़ जाएगा, उसका जो वेट है वो हमेशा बढ़ता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की अपन बात कर लेते हैं कि कौन सा यंत्र है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा आपकी जो सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं, फोटोवोल्टिक जो सेल हैं वो क्या करते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से जो आपकी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। कौन? फोटोवोल्टिक सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पे जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वो शून्य होता है। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। पृथ्वी के केंद्र पर त्वरण का मान हमेशा जो है वो आपका शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाएगा। अब जैसे मान लो कि पायरोमीटर जो है सूर्य का ताप मापते हैं बोलोमीटर से या पायरोमीटर से, क्योंकि ये जो है आपका जो पायरोमीटर है उच्च ताप मापन में काम आता है, उच्च ताप मापन में। एक आपका जो है बोलोमीटर भी काम आता है, सूर्य का ताप जो है वो बोलोमीटर की सहायता से मापते हैं, ठीक है। तो कम ताप को किससे मापेंगे, तो पायरोमीटर काम आता है, ठीक है। अच्छा, ये पूछा आपसे कि कम ताप को किससे मापेंगे, तो क्रायोमीटर से, ठीक है। ये अधिक तापमान वाला हो गया, कम ताप को पूछा है तो क्रायोमीटर से मापेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है। भाई मनुष्य जो है वो कितनी ध्वनि को जो है सुन सकता है। तो मनुष्य की जो ध्वनि की रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि है वो सुन सकता है। जब ध्वनि की आवृत्ति, जब ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं अपन अपसर्व्य तरंगे। कैसी तरंगे, अपसर्व्य तरंगे। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगी, 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी ना, तो उसको बोलते हैं प्रासर्व्य। कैसी बोलेंगे, प्रासर्व्य। और अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच अगर आएगी तो उसको अपन बोलते हैं कौन सी, सर्व्य तरंगे। कौन सी बोलेंगे, सर्व्य तरंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं अपन। यदि निर्वात में, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाएगा तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले स्पर्श करेगा। बात की जा रही है निर्वात की। देखो जब भी आपका निर्वात होगा ना, मैं आपको बता दूं, जब भी आपका जो है निर्वात होगा, निर्वात का मतलब वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है, मतलब कि ना वायु है ना हवा है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो पृथ्वी की सतह पर पहले आएगा। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वो जो है आपका पृथ्वी की सतह पर है वो पहले आएगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है वो लोहे का है, सबसे ज्यादा जो आपका द्रव्यमान है वो लोहे का है। तो लोहा जो है वो सबसे पहले जो है पृथ्वी की सतह पर आएगा आपका लोहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे अपन चलेंगे। और दोस्तों आपके जो है बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी लगभग हर एग्जाम के लिए जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से उठाए हुए ये सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इनमें से जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। अभी कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक, क्वार्टज, माइका, सिलिका। तो क्वार्टज जो है वो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखो परमाणु, देखो मैक्सवेल के द्वारा जो है प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है, प्रकाश की कणीय प्रकृति ये बताई थी, ठीक है। हाइजेंस ने जो है तरंगीय प्रकृति बताई। पास्कल ने दाब का सिद्धांत दिया था। जॉन डोल्टन ने परमाणु की अवधारणा दी थी, परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डोल्टन के द्वारा। न्यूटन ने बल के बारे में बताया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। जॉन डोल्टन महोदय, इन्होंने जो है परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन, वास्तविक मशीन कौन से सिद्धांत पे काम करेगी।
वॉशिंग जो मशीन होती है, जैसे मान लो कि वॉशिंग मशीन में ऐसे है जैसे भी कोई कपड़ा इसके संपर्क में आएगा, कपड़े के संपर्क में, तो धूल के कणों को दूर फेंकती है। दूर फेंकने का मतलब हो गया अपकेंद्रण। क्या हो गया? अपकेंद्रण। मतलब जब दूर जा रही है वस्तु तो अपकेंद्रीय जो बल है, अपकेंद्रीय बल वहां काम करेगा, और जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो आपकी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है ना इस क्वेश्चन का जो है सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, बल आघूर्ण की इकाई क्या होती है? बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण जो है बल गुणा आपका जो है, बल गुणा आपका दूरी हो जाएगा, जिससे आपका जो है न्यूटन गुणा मीटर इसका मात्रक बन जाता है बल आघूर्ण का। याद रखना आपको, ठीक है, पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग मानव स्वास्थ्य के किस अंग को जो है मुख्य रूप से प्रभावित करेगा? तो ये मस्तिष्क को करेगा। ठीक है, कौन सा रोग है आपका? अल्जाइमर जो रोग है वो आपका मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क इसको प्रभावित करता है। ठीक है, अल्जाइमर जो रोग है वो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? भाई आपको पता है कि जो आपकी आरबीसी हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो आपकी आरबीसी हैं इनको बोलते हैं अपन रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है, या सेल्स। तो लाल जो रुधिर कणिकाएं हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? सबसे पहले तो अस्थि मज्जा में जो है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और ध्यान रखना जो छोटा बच्चा होता है उसमें जो आरबीसी का निर्माण है वो प्लीहा में होता है। कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है, यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसके निर्माण को जो है क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हेमेटोपोइसिस, ल्यूकेमिया या पोलिसीथीमिया। तो इसको अपन बोलेंगे हेमेटोपोइसिस। क्या बोलेंगे? हेमेटोपोइसिस। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना या प्रतिरोध को बढ़ाना। तो फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है उसमें चौक लगा होता है, उसका मुख्य जो आपका काम होता है या मुख्य जो उद्देश्य है उसका, वो क्या कर देता है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है उसको कम कर देता है। वो क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? कम करता है। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो ए है वो आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपसे कि क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसकी बात करते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि भाई जैसे आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपके लिए साइंस पूछी जाती है ना, साइंस, तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो बिहार टीचर वैकेंसी है इसके लिए तो आपकी ये क्लास लगातार रहेगी। डेली बेसिस पे जो आपके 25 क्वेश्चंस का सेट है वो आपको मिलता रहेगा। तो आप जो है क्लास को मिस ना करें, आप जो है इस क्लास को मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए जो है ये क्लास काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। चलते हैं अपन अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, आपके सामने है अगला क्वेश्चन कि आपसे पूछा गया है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है, यदि किसी तत्व का जो है परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? यदि मान लो कोई भी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक सेम है, ठीक है, परमाणु क्रमांक अगर आपका सेम है, परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे क्या? समस्थानिक। क्या बोलेंगे इसको? समस्थानिक अपन बोलेंगे इसको। ठीक है भाई, समान क्या रहा है? परमाणु क्रमांक। अगर द्रव्यमान संख्या समान रहती है तो इसको बोलते हैं अपन समभारिक। न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है उसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? तो देखो, जब भी किसी जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, जब भी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से किरणों का उत्सर्जन होता है तो इसमें जो है आपकी अल्फा किरणें, बीटा किरणें और आपकी गामा किरणें जो हैं वो निकलती हैं। कौन कौन सी किरणें निकलती हैं?
अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तीनों प्रकार की जो किरणें हैं वो आपकी निकलती हैं किससे? तो ये आपकी निकलती हैं किसी भी जो आपका रेडियोधर्मी पदार्थ है, कोई भी आपका रेडियोधर्मी पदार्थ है तो उससे जब विकिरणों का उत्सर्जन होता है तो आपकी ये तीनों प्रकार की जो किरणें हैं वो निकलती हैं, जबकि कैथोड किरणें इसमें नहीं निकलेंगी। ठीक है, कैथोड किरणें इसमें नहीं निकलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो मैं आपको बता दूं कि पीयूष ग्रंथि, बात कर रहे हैं किसकी? पीयूष ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन है वो पीट्यूट्राइन हार्मोन, पीट्यूट्राइन हार्मोन जो है वो इससे निकलता है। पीट्यूट्राइन हार्मोन जो है वो आपकी पीयूष ग्रंथि से निकलता है और ये निकलने के आपकी जो है पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क के पिछले वाले भाग में स्थित होती है, मस्तिष्क के पिछले वाले भाग में स्थित होती है। मटर के दाने के समान इसकी संरचना होती है, मटर के दाने के समान जो है, दाने के समान इसकी संरचना होती है। और ध्यान रखना इसको जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्य सभी जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अन्य जो भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके कार्यों पर जो कंट्रोल का काम है वो आपकी करती है पीयूष ग्रंथि। भाई अन्य जो भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ना उनके जो काम हैं उन पे नियंत्रण करती है, जिसके कारण से इसको जो है मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी गई है। तो लगभग जो है दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए हैं आज के अपने इस पहले साइंस के पहले सेट में। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इस प्रकार के अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।